अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का समझा रही हूँ और ये 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है जो उनके सिलेबस में इंक्लूड है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप देखिएगा तो ये तीनों क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये टेंस के बारे में पहले हवाला देते हैं कि टेंस क्या चीज़ होती है। टेंस मीन्स ज़माना, उर्दू में ज़माना कहा जाता है, इंग्लिश में एरा होता है। बेसिकली जो है ये 3 तरह के एरा होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो आपका हाल में चल रहा है दौर, ठीक है, और पास्ट मीन्स जो आपका गुजर चुका है, और फ्यूचर मीन्स आने वाला, ठीक है। अगर हम इन तीनों एरा को देखते हैं तो इसमें एक एक एरा को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट को भी हमने 4 क्लासिफिकेशन की हुई हैं इसकी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी आते हैं तो फ्यूचर की भी 4 क्लासिफिकेशन है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह टोटल हमारे पास यहाँ पर 12 टेंसेस बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर सबसे पहला टेंस जो नंबर 1 आपने देखा है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, जो यहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है, सही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट मीन्स हाल में जो चल रहा है। इस टेंस को पहचान का तरीक़ा, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान का तरीक़ा ये होता है कि जब उर्दू में हम कोई टेंस पढ़ते हैं तो उस टेंस के एंड में ता है, ती है और ते हैं आते हैं, क्योंकि जब आप ये इतने सारे टेंसेस पढ़ेंगे तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस क्या है, कौन सा इंडेफिनिट है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, कौन सा प्रेजेंट में आ रहा है, कौन सा पास्ट में आ रहा है। पहले तो आप है और हैं से ये पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। फिर उससे पहले जो है वो अगर ता है, ती है और ते हैं आ जाते हैं तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो आप फ़ौरन ये समझ जाएंगे उस उर्दू के टेंस को देख कर के भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब उसको आप जब इंग्लिश में उस टेंस को ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो उसका स्ट्रक्चर जो है वह हर टेंस के, मैं जैसे जैसे आपको टेंस पढ़ाती जाऊंगी उसके स्ट्रक्चर भी बताती जाऊंगी, जैसे उसकी आइडेंटिफिकेशन बताती जाऊंगी कि कैसे आप उस टेंस को पहचानेंगे, उसी तरह उसके स्ट्रक्चर भी बताती जाऊंगी कि कैसे आपको जो है वो टेंस बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अब आपको ये डिफ़ाइन कर दूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली काम करने वाले को कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। यानी इंग्लिश में हम कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह, ही, शी, इट, जो है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स के सारे वर्ड्स हैं जो हम वर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद अब वर्ब है, वर्ब को डिफ़ाइन करते हैं कि वर्ब क्या है। ऑलरेडी मैं आप लोगों को हर क्लासेस में ये हर टेंस के साथ समझाती रहती हूँ, लेकिन फिर दोबारा जो है ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ। वर्ब का मतलब ये होता है कि एक्शन वर्ड, यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि स्लीपिंग, वॉशिंग, ठीक है, और कॉम्बिंग, जंपिंग, राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग। अब उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट के क्या मीनिंग्स होते हैं? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, जैसे कि मैं ख़त लिखता हूँ तो ख़त के ऊपर काम हो रहा है तो वो क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज़, अच्छा जी बेटा, यहाँ मैंने आपको डिफ़ाइन किया कि ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये ही, शी, इट और एनी सिंगुलर मैंने क्यों लिखा है। यानी जो टेंसेस आपके ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसमें वर्ब के साथ आप एस और ई एस लगाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर जो है वो इनके अलावा दूसरे
वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई, यू, वी, दे वगैरह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, वर्ब एज इट इज आपका यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसको मैं उर्दू में एक दफ़ा और डिफ़ाइन कर दूं कि सब्जेक्ट जो मैंने कहा काम करने वाले को कहते हैं, यानी कि मैं उर्दू में आपको बता रही हूँ कि मैं, तुम, हम, वो, ये सब जो होते हैं वो सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। और वर्ब के मैंने आपको जैसे बताया कि प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, यानी कि पीना, खेलना, खाना, कूदना, कंघी करना, ठीक है, ये सारे, सोना, ये सब जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं आपके जो है। ठीक है, यानी कि आप काम कर रहे हैं वो वर्ब में इंक्लूड हो जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि जो है मैंने आपको बताया कि जैसे मैं ख़त लिखता हूँ तो ख़त जो है ख़त के ऊपर काम हो रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो किसके ऊपर काम हो रहा है, स्कूल के ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं एग्जाम्पल से आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नंबर 1 एग्जाम्पल, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब ये देखिए कि यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें होंगी वो फिर उसके बाद आ जाएंगे, जैसे डेली वगैरह। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि अगर जो टेंस ही, शी, एनी सिंगुलर से स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ देखिए सेंटेंस ही से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा वर्ब के साथ एस और एस लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ ये क्या है, गो क्या है, जाना, ये जो है वो वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर ई एस लगा हुआ है, सही, इसलिए ई एस लगाए कि जो सेंटेंस इससे स्टार्ट होंगे इन वर्ड से, तो वहाँ वर्ब के साथ एस और ई एस लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब एक बात और सुनिए कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होता है सादा जुमला, जो हम डेली रूटीन में बात करते हैं कि जैसे वो रोज़ाना स्कूल जाता है, ये एक सादा जुमला हो गया, इसलिए इसको अफर्मेटिव कहते हैं। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं, इस टेंस के आगे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है मनफी जुमला। ठीक है, मनफी जुमला का मतलब ये होता है कि अफर्मेटिव को आप मुस्बत जुमला भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम मनफी जुमला कहेंगे। मनफी जुमला का मतलब होता है इनकारिया, यानी कि वो रोज़ाना स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि आप किसी बात से इनकार कर रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव उसको कहा जाएगा, यानी मनफी इनकारिया जुमला होता है। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ई एस हट जाता है, गोज़ से ई एस हट जाएगा, सिंपल गो आ जाएगा, और यहाँ पर डज नॉट यूज़ होगा। ठीक है, इनकारिया बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो है वो डज नॉट यूज़ होगा, और वर्ब के से एस और एस हट के यहाँ पर लग जाएगा डू के साथ, तो ये डज हो जाएगा, डज नॉट गो टू स्कूल डेली, यानी कि बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो है वो क्या होता है, सवालिया। ठीक है, सवालिया यानी कि हम आमतौर पर जो है वो बोलते हैं कि क्या वो स्कूल जाता है। ठीक है, और इसके लिए बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, सेंटेंसेस के एंड में ये भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब हम कोई सवाल करते हैं तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाया करें। और जब यहाँ पर जो है वो हम इंटेरोगेटिव बना रहे होते हैं, तो ये डज जो होता है वो सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले आ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको कैपिटल लेटर से लिखिएगा। हमारे यहाँ के बच्चे इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि जब आप फर्स्ट वर्ड लिख रहे हैं लाइन का, तो आप उसको कैपिटल लेटर से लिखें। वही चीज़ें वहाँ का डज उठा के यहाँ से यहाँ लिख दिया बस, और स्मॉल लेटर से लिख दिया, नहीं। ठीक है, इसको आप कैपिटल लेटर से लिखिए, नॉट हट जाएगा क्योंकि ये है इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज़ाना स्कूल जाता है। अब समझ में आ गया कि अफर्मेटिव कौन से टेंस होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, और इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं। इसकी दूसरी एग्जाम्पल है, मैं अंगूर खाता हूँ। ये सेंटेंस मैं मीन्स आई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई ईट ग्रेप्स,
देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो आई से स्टार्ट हो रहा है, इनमें से इन चारों में से कोई भी चीज़ नहीं है, ही शी इट और एनी सिंगुलर कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगेगा, सिंपल जो है वो आपका वर्ब ऐसे ही यूज़ हो जाएगा। आई ईट ग्रेप्स यानी अफर्मेटिव है, मुस्बत सादा जुमला है अफर्मेटिव। और अब नीचे जो है वो टेंस है, ये नेगेटिव है कि मैं अंगूर नहीं खाता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद जो है वो लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर जो है वो डज लग रहा है, नीचे जो है वो डू यूज़ हो रहा है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर वर्ब के साथ यस यूज़ हो रहा था, तो इसलिए हमने डज लगा दिया था। यहाँ पर सिंपल जो है वो वर्ब यूज़ हो रहा है, ईट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ डू लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डू नॉट ईट ग्रेप्स, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इंटेरोगेटिव, क्या मैं अंगूर खाता हूँ। अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है देखिए सेंटेंस के एंड में, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, सवालिया जुमला है। और मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पर हम जो है वो डज यूज़ कर रहे थे तो डज पहले आ गया था, इसी तरह यहाँ पर डू यूज़ कर रहे हैं तो डू पहले आ गया। डू आई ईट मैंगोज़, क्या मैं अंगूर खाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है, हम चीज़ें ख़रीदते हैं। हम किससे स्टार्ट हो रहा है, हम इंग्लिश में कहते हैं वी, ख़रीदते को क्या कहते हैं, बाय थिंग्स, ठीक है। और पहचान देखें वही है सारी जो मैंने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बताई हुई हैं। हर टेंस में देखिए ता है, ता हूँ और ते हैं आ रहे हैं, तो ये तो आप पहले ही टेंस को देखते हुए सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद आप स्ट्रक्चर, इस टेंस को देखते हुए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफिकेशन होती है टेंस की, उसके बाद दूसरा स्टेप है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, हम की जगह आप वी लिखेंगे, ख़रीदते को कहते हैं बाय, क्योंकि यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट के बाद जो है वो क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो वर्ब आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर क्या है, खरीदते, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, चीज़ें, यानी इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो क्या हो गया, इसको इंग्लिश में लिखा थिंग्स, वी बाय थिंग्स, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सादा जुमला, मुस्बत जुमला। अब इसका नेगेटिव जो है वो क्या होगा, यानी इनकारिया जुमला कि वी डू नॉट बाय थिंग्स, हम चीज़ें नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको होगा, किस में चेंज होगा, वी डू नॉट बाय थिंग्स। अब ये देखिए इनमें से कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं है, वी है, ठीक है, ये वी है, यहाँ पर वी तो नहीं है, इसका मतलब है वर्ब के साथ एस और एस नहीं यूज़ होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी एस नहीं लगा और इसीलिए यहाँ पर भी डज यूज़ नहीं हुआ, डू यूज़ हुआ है। वी डू नॉट बाय थिंग्स, ये हो गया नेगेटिव। उसके बाद इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मीन सवालिया। सवालिया में आपको बताया कि जो यहाँ पर यूज़ हो रहा है डू, वो फर्स्ट वर्ड बन जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट जो है वो यूज़ होगा। तो डू वी बाय थिंग्स, क्या हम चीज़ें खरीदते हैं, सही। उम्मीद है बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको कॉपी में रिटन वर्क करने के लिए आपको ये समझा रही हूँ कि तीनों क्लासेस के बच्चों को 6, 7, 8 के, कि आप लोग अपनी ग्रामर की बुक उठाएंगे तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपका काम दिया हुआ होगा, ये सारा काम मौजूद होगा, ये आप कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इस तरह करेंगे कि 5 एग्जाम्पल जो है वो आप अफर्मेटिव की करेंगे, इसी तरह 5 एग्जाम्पल जो है वो आप नेगेटिव की करेंगे और 5 एग्जाम्पल आप इंटेरोगेटिव की करेंगे, ठीक है। और ये काम आप करके कंप्लीट करके आपको जो डेट बताई गई है स्कूल में, उस डेट पर आप स्कूल में सबमिट करवा दीजिए ये काम। और वीडियो को बहुत गौर से देखिए, बार बार समझिए। अगर आपको एक दफ़ा समझ में नहीं आता, अच्छी तरह समझने के लिए आप 2 से 3 दफ़ा ये ज़रूर देखें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लिया और कॉपी किया और सबमिट करवा दिया, ठीक है। इसको बार बार देखने से ही आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।